देखिए अगला ये तो हो गए खनिज क्या है, लवण को मापने की इकाई क्या है, हम उसे प्रतिशत ना कह के प्रतिशतता कहते हैं। लेकिन सागरीय जलों में, सागरीय क्षेत्र में या सागरीय जल में ये लवणता आती कहाँ से है? तो देखिए सागरीय जल में लवणता का जो स्रोत है, सागरीय जल में लवणता क्या स्रोत की बात करें, किन माध्यमों से, स्रोत मतलब कौन से माध्यम है जिनके माध्यम से वो जाती है। तो देखिए धरातल जिस पे हम रहते हैं, भूपर्पटी, जमीन, धरातल, क्रस्ट, कुछ भी कह लीजिए इसको, धरातल पर जो अपर्दन, पहले होता है अपक्षय फिर होता है अपर्दन। जब ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या कह देते हैं, एक ही शब्द में अनाच्छादन। एक ही वर्ड में अगर हमें अनाच्छादन की प्रक्रिया कहते हैं। इनके माध्यम से जब टूट फूट होके मलबा आता है तो पवनों के द्वारा, पवनों द्वारा, नदियों द्वारा, जल या कह दें नदियों द्वारा, नदियों द्वारा, सागरीय लहरों द्वारा ये जो धरातल पे जितने भी लवण हैं वो इनके माध्यम से कहाँ बहकर जाते हैं, बहकर कहाँ पहुँचते हैं, समुद्र में। देखिए पवन उड़ा के ले जाएगी, ऐसा तो नहीं है। ज़मीन पे जो हम रहते हैं उसमें कई चट्टानें नमक की भी हैं, तो गोलीकरण के माध्यम से नदियों में उड़ जाएगी। कई बार हवा इतनी तेज चलती है कि रेत और मिट्टी के कण वो के साथ उड़ के वो पानी में चले जाते हैं। समुद्र की लहरें किसी चट्टान से टकराती हैं, अगर उस चट्टान में खनिज या लवणीय पदार्थ होंगे तो वो भी गोलीकरण टूट टूट के उसमें गिरेंगे। तो धीरे धीरे इनके द्वारा प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, वर्षों से कंटिन्यू क्या हो रहा है, दर प्रति दर, तो क्या होती है, मात्रा कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। तो समुद्रों में जो लवण पहुंचाने का काम क्या कर रहा है, वो धरातल से ही जा रहा है सारा, कहीं वो खुद अंदर से पैदा नहीं कर रहा है। धरातल पे से होके वो कहाँ पहुंचता है, समुद्र में। और धीरे धीरे जो संख्या कम थी, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष में वो संख्या बढ़ते बढ़ते क्या हो गई, बहुत अधिक हो गई है। तो ये तो हो गया माध्यम, किसके माध्यम से वहाँ पहुँच रहा है। अब सागरीय जल जो है, सागरीय जल में जो लवणता है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, या प्रभावित करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लवण, अगर समुद्र का जो खारापन है, उस पानी हमारी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा है, आपको पता है, ज़मीन कम है, पानी ज़्यादा है। लेकिन कौन सा पानी ज़्यादा है, समुद्रीय जल, जो कि कैसा होता है, खारा। खारा ऐसा होता है कि आप उसको मुंह में भी डालेंगे ना तो आपके मुंह के जो गाल की बगल की खाल है वो हल्की सी कैसी फटी फटी सी हो जाती है, मतलब वो पीने योग्य नहीं है। और जो जितना खारी पानी होगा वो देर से जमता है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है, उसमें से वाष्पीकरण भी कम होता है, तो इसका मतलब वर्षा के लिए भी लाभकारी नहीं है वो। तो उपयोग जब सभी तरीके से खराब है तो इसका महत्व क्या है, बिल्कुल महत्व है। सागरीय जल में अगर लवणता है तो वो बहुत सारे कार्यों को संपादित करता है। मैं आपको इसमें टॉपिक दे देते हैं, महासागरीय जल में लवणता की उपयोगिता, क्या काम आता है। प्रभावित करने वाले कारक बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसकी उपयोगिता क्या है ये तो हमें पता होनी चाहिए। तो अगर उपयोगिता की बात करें कि सागरीय जल कैसे, कहाँ काम आएगा, किस रूप में आएगा, तो देखिए कुछ बहुत जो आपने चीज़ें सुनी होगी, संपीड़न में, संपीड़न की प्रक्रिया जो धरातल पे होती है वो, उसका मुख्य कारक क्या होता है, लवणता। दूसरी चीज घनत्व, जिस जल में खारापन ज़्यादा होगा उसका घनत्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। घनत्व ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर पे भी इफेक्ट करेगा, वाष्पीकरण पे भी मैंने आपको बताया था, वाष्पीकरण जहाँ कम होगा तो वर्षा कम होगी, क्योंकि अगर किसी जल में वाष्पीकरण ही नहीं होगा तो संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी, संघनन नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी। तो ऐसे लिए घनत्व उस वर्षा के इनडायरेक्ट वे में वर्षा के लिए भी क्या हो गया, उत्तरदायी हो गया। तीसरा है सूर्य ताप का अवशोषण। देखिए जिस जल में मैंने आपको कहा था लवणता ज़्यादा होगा वो देर में जमेगा, देर में पिघलेगा,
उसमें वाष्पीकरण कम होगा। वाष्पीकरण क्यों कम हो रहा है कि नमक की लेयर आ गई, तो सूर्य ताप का अवशोषण भी नीचे तक नहीं हो पाएगा, ऊपर की लेयर में ज़्यादा होगा, बजाय गहराई के होने छिछले सागर में इसके प्रभाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसलिए सूर्य ताप की मात्रा को भी ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। चौथी चीज़ बात करें इसमें, जो बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। और जब वाष्पीकरण कम हो जाएगा किसी क्षेत्र में, तो आर्द्रता में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जितना लवणता ज़्यादा होगी, आर्द्रता उस क्षेत्र में कम होगी। जितनी लवणता कम होगी उस क्षेत्र में, वाष्पीकरण होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी। तो सागरीय जल में लवणता की उपयोगिता भी है, किसी क्षेत्र में गर्माहट या ठंडी होना, वो सब भी कहीं ना कहीं किस पे निर्भर करता है, लवणता पे निर्भर करता है। इसके अलावा लवणता को बहुत सारे कारक हैं। मैंने कहा था धरातल से बहकर ही वो किसी ना किसी माध्यम से समुद्री जल में वो लवणता बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो ऐसा नहीं है कि इसको कोई कारक प्रभावित नहीं करेंगे। उपयोगिता बता रहे हैं कि क्या है, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे। तो प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें, महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक जो मैंने पॉइंट आपको क्या फायदा है, सबसे पहला मैं उसमें वाष्पीकरण ही बता देती हूँ। मान लीजिए ये समुद्र है और इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है, और ये इसकी सतह है। अगर इसमें लवणता अधिक हुई, लवणता में प्लस का मतलब हो गया अधिक और माइनस का मतलब हो गया कम। ये कम है और ये क्या है, अधिक। अगर इसमें अधिक है तो नमक की लेयर आ जाएगी। आपने देखा है नमक पानी में आ जाता है तो थोड़ा सा भारीपन आ जाता है, हार्डकोर हो जाता है। तो इसमें सूर्य का प्रकाश जो बहुत गहराई तक जा सकता था, वो कहाँ रुक गया, यहीं रुक गया। जब यहीं रुक गया तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, कम होगा, और वाष्पीकरण कम होगा तो बादलों वर्षा की संभावना भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वाष्पीकरण को भी प्रभावित करे। तो इसके अलावा एक और चीज, अगर अक्षांशीय स्थिति को इससे मैं अटैच करूं, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति कैसे, ये हमारा ग्लोब, ये हमारी भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक है। ये हमारी भूमध्य रेखा कह लीजिए, विषुवत रेखा कह लीजिए, या इक्वेटर लाइन, जो आपको जैसे याद हो जाए। इसके कई नाम हैं, कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई। इसके बाद हमारी ये 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, और ये हमारा 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम ने ग्लोब ऐसे क्यों नहीं बनाया। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये गलत है, हो ही नहीं सकता। मैं पहले भी आपको अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। तो जो हमारी झुकी होने के कारण हम सीधी लाइन तो डाल ही नहीं सकते, तिरछी ही तो डालेंगे अपनी जितनी भी अक्षांश रेखा है। और इसी के अकॉर्डिंग फिर हमारी देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण में अर्धवृत्ताकार रूप में, अक्षांश रेखा में तो सारी क्या होंगी, ऐसे पड़ेंगी तिरछी। और जो देशांतर रेखाएं, बस जो मिडिल रेखा है, ग्रीनविच लाइन, वो सीधी पड़ती है, बाकी की सारी अर्धवृत्ताकार। क्यों अर्धवृत्ताकार पड़ती है, देखिए आपने ज़्यादातर देखा होगा इस तरीके से, ऐसे आती है देशांतर रेखाएं, फिर ऐसी हो जाती है। कारण क्योंकि इसकी लंबाई तो ज़्यादा है, ये क्षेत्र ज़्यादा है, और जैसे जैसे अक्षांश रेखा ऊपर जाते हैं क्या होती जाती है, 90 डिग्री पे आके बिंदु में रह जाती है। जब बिंदु के रूप में रह जाएगी, ये तो छोटा होता जा रहा है लेकिन ये हिस्सा तो चौड़ा होता जा रहा है, और इस हिस्से की चौड़ाई को कवर करने के लिए रेखाएं क्या डाली जाती हैं, अर्धवृत्ताकार, जिससे कोई भी छोटे से छोटा द्वीप भी ना छूटे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार रूप में ही क्यों डाली जाती है, सीधी भी ऐसे भी तो डाल सकते थे, लेकिन इसमें क्या होता, आपस में ओवरलैप करती,
एक दूसरे को काटती है। कई द्वीप जो बहुत छोटे हैं वो तो अपने मैप में नजर ही नहीं आते। उस कमी को दूर करने के लिए इनको अर्धवृत्ताकार रूप में डाला जाता है और यही कारण है कि ये सागरीय लवणता को भी फिर प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो मैंने ऐसे क्यों बनाया वो कारण भी आपको बता दिया है। ये हमारा हो गया 90 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 90 डिग्री हमारा साउथ। ठीक है, अब इसमें कैसे करेगा, देखिए भूमध्य रेखा और मैं सूर्य की स्थिति की बात करूं, ये सूर्य है और ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है। जो सूर्य के सामने पड़ेगा इससे वहां सीधी किरणें आएंगी। ठीक है, और जो दूर पड़ेगा वह किरणें कैसी होती जाएंगी, तिरछी। अब देखिए इसने कम दूरी तय करी और इसने सबसे ज्यादा दूरी तय करी। आप दूरी डिस्टेंस लाइन के माध्यम से ही समझ लीजिए। ठीक है, अब जब जिसने सबसे कम दूरी तय करी तो जल्दी ताप पहुंचेगा और लंबे समय तक ताप रहेगा। तो भूमध्य रेखा पे लंबे समय तक ताप बना रहता है, लेकिन ध्रुवों पे जाते जाते इतना लंबा डिस्टेंस कवर करते करते रास्ते में हवा भी पड़ेगी, ताप परिवर्तन होगा, तो यहाँ टेम्परेचर कम पहुंच पाता है। इस वजह से यहाँ क्या रहती है, बर्फ। अब यहाँ टेम्परेचर सीधी किरणें, तो आप कहोगे कि भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। पृथ्वी का अगर पूछा जाए सर्वाधिक तापमान कहाँ, अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कहाँ पाया जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही हैं भूमध्य रेखा पे, इसका मतलब यहाँ पाया जाएगा, कभी नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा, अब काफी क्वेश्चन बच्चों ने जिन्होंने ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी है ये चीज तो पहले से ही क्लियर करते हैं क्यों नहीं पाया जाएगा। अगर मैं वर्ल्ड का मैप इसमें आपको मेंशन करूं, अब आप सपोज कीजिए मैं भारत की स्थिति की बात करूं तो राजस्थान वाला हिस्सा तो हमारा यहाँ ये आ जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से हमारी स्थिति आ जाती है, तो हम 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू हो जाता है। और मैं अंडमान निकोबार की बात करूं तो 6 डिग्री 45 मिनट से। तो इसका मतलब हम भूमध्य रेखा के बहुत नज़दीक हैं, दूर तो नहीं है ज़्यादा। तो 0 डिग्री ये हो गई। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अफ्रीका वाले क्षेत्र। अफ्रीका ऐसा क्षेत्र है जो कि तीनों क्षेत्रों को कवर करता है। ठीक है, जिस की क्वेश्चन भी बनता है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिनसे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तो कौन सा है, अफ्रीका है। तो मैंने ये अफ्रीका मेंशन कर दिया। अगर मैं अमेरिका बनाऊं आपका, ठीक है, एक तो अमेरिका इधर आएगा क्योंकि स्पेस मैंने इधर ज़्यादा ले लिया है, तो यहाँ उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट आ जाएगा और यहाँ से दक्षिणी अमेरिका अपना आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया अपना हडसन की खाड़ी, ये वाला क्षेत्र ऐसे ऐसे, और यहाँ से ये यूरोपीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ यूरोप आ जाएगा। अब आप गौर से देखिए 0 डिग्री के अगर ऊपर जाएंगे तो मैंने ज़मीनी क्षेत्र ज़्यादा बनाया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। ठीक है, ये इंडिया। अब ओशियंस की बात कर लेते हैं। यहाँ हमारा आ जाता है हिंद महासागर, यहाँ आ जाता है अंध महासागर, और इधर आ गया प्रशांत, और इधर भी आ गया प्रशांत। अब भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग अगर आप गौर से देखेंगे तो भूमध्य रेखा के पास जमीन कम है, पानी ज़्यादा है। ये पूरा क्षेत्र पानी है। ठीक है, ये पानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब पानी है, और यहाँ से लेके जो मैं चेक बना रही हूँ ये सब क्या है, पानी का क्षेत्र ज़्यादा है। अब सूर्य की किरणें यहाँ सीधी तो पड़ रही हैं, लेकिन किस क्षेत्र पे ज़्यादा, ज़मीन की अपेक्षा। ज़मीन क्या होता है, ज़मीन में ठोस चट्टानें होती हैं, चट्टानों के कण आपस में सटे होते हैं। जब किसी चीज़ के, कोई भी चीज़ हो जिसके कण एक दूसरे से सटे होंगे तो इसमें ताप से इसमें ताप जाने में बहुत तेजी से जाता है। लेकिन जल के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो पहला एक गर्म होता है, दूसरे तक पहुंचने में टाइम लगता है। यहाँ सूर्य की किरणें क्या आ रही हैं, जल्दी पहुंच रही हैं, लेकिन पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। गर्म होने के साथ साथ वाष्पीकरण होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। वाष्पीकरण होगा तो यहाँ क्या होगा, जो जल का तरल रूप है वो गैसीय रूप में, भाई भाप बनेगी तो भाप क्या है, गैसीय रूप में ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो 165 मीटर की हाइट पे, ये अपना रेशो कंफर्म है। -1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो जाता है, माइनस, कम हो जा रहा है। हाइट पे जाने पे टेम्परेचर कम होता है, और ज़मीन के अंदर जब हम खुदाई करते हैं टेम्परेचर बढ़ता है। अभी मैं बात करी ऊपर वायुमंडल की, 165 डिग्री पे 1 डिग्री टेम्परेचर। और अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें, हम इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल, और इसको ही हम कहते हैं मौसमी मंडल।
मौसमी मंडल। इसका मतलब पृथ्वी की जितनी मौसम से संबंधित प्रक्रियाएं क्रियाएं होती हैं, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, बारिश का होना, हवाओं का आना, चक्रवातीय क्रियाएं होना, झंझावात आना, ये सब कहाँ होते हैं? परिवर्तन हो रहा है ना बार बार, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये हमारा जो मंडल है इसकी हाइट कितनी है हमारे यहाँ से? 12 किलोमीटर, कई जगह आपको 13 किलोमीटर औसतन, ठीक है, 12 से 13 किलोमीटर। यहाँ मैं मीटर की बात कर रही हूँ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आपको आंकड़ा पता ही है। अब सोचो, ये तो मैं सिर्फ 165 मीटर की बात करी, तो 1000 मीटर पे तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, और 12 किलोमीटर पे तो माइनस में जाते जाते जो तरल पानी था वो गैसीय रूप में ऊपर उठा, ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम हुआ, हवाएं फैल गई, फैल के लेकिन वो संघनित, क्योंकि ठंड है तो संघनित होकर ठोस रूप में बादल के रूप में इकट्ठा पानी जमेगा और हमें बादल के रूप में दिखाई देगा। उसमें क्या होगी? गुप्त ऊष्मा भी, जब वो चल रहे होंगे तो अंदर गुप्त ऊष्मा भी, गतिज ऊर्जा, क्योंकि बादल एक जगह स्टेबल तो नहीं है, चल रहा है तो गतिज ऊर्जा भी आ रही है, गुप्त ऊष्मा भी है क्योंकि पानी उड़ के गया है तो वो अपनी ऊष्मा लेके गया होगा, और कंटिन्यू हवा चल रही है तो वो उसको मूवमेंट, गति दे रहा है, तो गतिज ऊर्जा भी आ गई, जिसके कारण संघनन होगा, उनमें संघनन के कारण क्या होगी? बारिश होगी। तो यहाँ पे क्या होता है? कंटिन्यूअसली बारिश होती रहती है। और बारिश का पानी खारी होता है कि मीठा? हम जानते हैं बारिश का पानी शुद्ध होता है, मीठा होता है। ये सागरीय क्षेत्र है, लेकिन बारिश का पानी कैसा है? मीठा है। इस पानी में कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो बारिश का पानी मिलने के कारण जो लवणता है, मीठा पानी में, खारी पानी में मीठा पानी मिलाओगे तो सागर तो बहुत बड़ा है, बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन लवणता को तो कम कर सकती है। इस वजह से 0 डिग्री भूमध्य रेखा के पास लवणता कभी भी ज़्यादा नहीं पाई जाएगी, ना ही तापमान ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ क्लियर हो गई ना? तो टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा मिलेगा, ना यहाँ लवणता ज़्यादा मिलेगी। अब आते हैं फिर लवणता कहाँ ज़्यादा मिलेगी? मिलेगी कर्क रेखा और मकर रेखा के पास धरातल की सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। अगर मैं अक्षांशीय रूप में कहूँ तो गोलार्ध की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री से ऊपर का ये हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा दक्षिणी, गोले का आधा गोलार्ध। भाई हमने ये गोला बनाया और इसको मैंने आधा किया, तो ये आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा, ये ऊपर की ओर है उत्तर और नीचे की ओर है दक्षिण। आधा है तो मैंने गोले का आधे को शब्द दे दिया गोलार्ध। ठीक है, अब इसकी बात करें तो मैं उत्तरी गोलार्ध की बात करें। उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। पहली चीज। फिर दक्षिण में कितने पे पाई जाएगी? इस क्षेत्र की बात करें 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अब देखिए दोनों गोलार्धों की बता, उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास देखिए 10 डिग्री 20 डिग्री तक तो बारिश हो रही है, तो वो लवणता को कम किए हुए, लेकिन उसके ऊपर बारिश नहीं होती है। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं, बारिश की मात्रा जैसे जैसे समुद्र से दूर होते जाते हैं, स्थलीय भाग पे आते जाते हैं, बारिश कम होती जाती है, और बारिश कम होगी तो पानी में लवणता को कम नहीं कर पाएगी। तो जैसे जैसे उच्च अक्षांशों पे जाते हैं बारिश भी कम होगा, लवणता का क्षेत्र भी चेंज होगा। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य क्या पाई जाती है? सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ये तो हो गई हमारी वाष्पीकरण का मापक और अक्षांशीय स्थिति, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश की स्थिति।